तो क्या हाल है दोस्तों। यह इस सीरीज का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देख लेना। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाओलिन खुद स्टाफ का परीक्षण करने का फैसला किया। फिर उसने एक हमला किया, मंत्र दीवार से टकराया और एक ध्यान देने योग्य डेंट बन गया। सिस्टम ने तुरंत उसे सूचित किया कि उसे बेसिक वैंड मास्टरी के लिए 2 अनुभव अंक मिले हैं। स्किल लेवल 1 पर ही रहा, लेकिन प्रगति अब 100 में से 2 अंक तक बढ़ गई थी। शियाओलिन को तुरंत एहसास हुआ कि वह सही था। हथियार इस्तेमाल करने से वास्तव में महारत का अनुभव बढ़ता है। उसके ऊपर उसके पास एसएस रैंक विद्वान प्रतिभा का निष्क्रिय प्रभाव था। इस वजह से उसकी स्किल लेवलिंग की गति बाकी सबसे दोगुनी हो जाएगी। हालांकि उसे अचानक अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। शियाओलिन को जल्दी से एहसास हुआ कि उसके आंकड़े बहुत कम थे। उसका महीना बार अविश्वसनीय रूप से छोटा था, जिसका मतलब है कि वह लगातार कई बार जादू नहीं कर सकता था। जल्द ही एक और चेतावनी दिखाई दी, जिसमें कहा गया था कि उसका वर्तमान महीना अपर्याप्त है और वह अस्थायी रूप से एनर्जी बॉल को फिर से कास्ट करने में असमर्थ है। इस बीच एक अन्य छात्र ने उत्साहपूर्वक चिल्लाया कि उसने बेसिक हैवी स्वॉर्ड मास्टरी को अनलॉक कर लिया है और प्रत्येक सफल झटके से एक अनुभव अंक मिलता है। शियाओलिन पहले से ही समझ गया था कि एक संबंधित हथियार का उपयोग करने से स्वचालित रूप से उसकी संबंधित महारत स्किल अनलॉक हो जाएगी। उस तर्क के आधार पर यदि वे थोड़ी देर के लिए अपने हथियारों का अभ्यास करते हैं तो वे मिशन पूरा करने से पहले स्तरों को बढ़ाने के लिए तकनीकी रूप से वहां रह सकते हैं। हालांकि हथियारों को बेवजह घुमाना वास्तव में उपयोगी नहीं था। हमलों से अनुभव अंक मिलने से पहले एक निश्चित मुकाबला मानक पूरा करने की आवश्यकता थी और बार बार हमला करने से होने वाली सहन शक्ति की खपत बहुत अधिक थी। मिशन की सख्त समय सीमा स्पष्ट रूप से छात्रों को एक ही स्थान पर रहने और अंतहीन महारत का अनुभव प्राप्त करने से रोकने के लिए मौजूद थी। सब कुछ सोचने के बाद शियाओलिन ने निष्कर्ष निकाला कि एक शारीरिक हथियार पर स्विच करने से उसकी तीव्र लेवलिंग प्रतिभा द्वारा प्रदान किए गए लाभ को अधिकतम करने की संभावना है। उस क्षण गिया अचानक उसके पास आई और पूछा कि क्या वह हथियार बदलना चाहता है। गिया शियाओलिन ने स्वीकार किया कि हालांकि उसने पहले कभी गेम नहीं खेला था, फिर भी वह समझ गई थी कि जादू जैसी क्षमताओं के साथ आमतौर पर किसी न किसी तरह की लागत जुड़ी होती है, चाहे उसे मायना या मानसिक शक्ति कहा जाए। उसे विश्वास था कि यह सबसे अधिक संभावना उनके पहले के शारीरिक मूल्यांकन से बुद्धि के आंकड़ों से जुड़ी है। उसने निष्कर्ष निकाला कि शियाओलिन का स्टाफ उसे बहुत बेहतर सूट करता है। उसी समय उसने बताया कि शियाओलिन को खुद एक ऐसे हथियार की आवश्यकता प्रतीत होती है जो सटीकता और गतिशीलता पर अधिक निर्भर करता हो। उसकी राय में वैंड जो वह वर्तमान में रखता था वह बिल्कुल भी उसके अनुकूल नहीं था। शियाओलिन ने पूछा कि क्या वह गुसियाओ थी, इससे पहले कि वह अपना परिचय दे। गुसियायू ने शांत भाव से पूछा कि क्या वह उसके साथ हथियार बदलने को तैयार होगा। शिन सहमत हो गया। हालांकि उसने उसे चेतावनी दी कि वैंड के हमलों का ठीक से उपयोग करने के लिए सटीकता और सावधानी पूर्वक लक्ष्य की एक निश्चित डिग्री की आवश्यकता होती है। सिस्टम ने तुरंत शियाओलिन को सूचित किया कि उसे एक नौसिखिया खंजर मिला है। उसका शारीरिक हमला रेटिंग F रैंक का था। उसी समय उसने बेसिक डैगर मास्टरी स्किल को भी अनलॉक किया। स्किल वर्तमान में लेवल 1 पर थी और प्रगति 0 से 100 अंक थी। खंजर को पकड़ने के बाद शियाओलिन ने तुरंत टिप्पणी की कि यह उसे कहीं अधिक स्वाभाविक और संभालने में आसान लगा। उसी समय शियाओलिन को यह भी एहसास हुआ कि यदि वह मूल्यांकन को सुचारू रूप से पास करना चाहता है तो शायद एक और टीम के साथी को ढूंढना सुरक्षित होगा। वह गुसिया को टीम में शामिल करने के लिए कहने ही वाला था। हालांकि भारी तलवार चलाने वाले व्यक्ति ने उसे पहले ही मात दे दी। व्यक्ति ने समझाया कि उसने पहले ही गूस शियाओयू के बारे में सुना था, जिसके पास पूरी कक्षा में सबसे अधिक आंकड़े थे। उसने आत्मविश्वास से प्रस्ताव दिया कि वह उसके साथ सहयोग करे, जबकि गर्व से डींगे मारता रहा कि उसकी ताकत, संविधान और फुर्ती सभी 10 अंक से अधिक थे। फिर उसने सीधे शियाओलिन की ओर इशारा किया और आत्मविश्वास से घोषणा की कि उसकी तुलना में यदि गियाओ युआ ने उसके साथ टीम बनाई तो वह निश्चित रूप से मूल्यांकन पास कर लेगी। व्यक्ति ने अपना परिचय वांग डेलन के रूप में दिया। गूस शियाओ यू ने क्षण भर के लिए प्रस्ताव पर शांति से विचार किया
फिर उसने सपाट रूप से उसे अस्वीकार कर दिया। वांग डैलन के इतनी सीधे अस्वीकार होने के बाद आसपास की भीड़ तुरंत हंस पड़ी। डैलन तुरंत शर्मिंदगी में घबरा गया। फिर उसकी नजर अचानक शियाओलिन पर पड़ी। उसने तुरंत अपना सारा गुस्सा उसकी ओर मोड़ दिया। वांग डैलन ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि शियाओलिन जैसे सिंगल डिजिट स्टैट्स वाले कचरे को देखना उसे हमेशा परेशान करता था। उसने शाओलिन का न केवल कमजोर होने पर बल्कि हथियारों का विश्लेषण करने का दिखावा करने पर भी मजाक उड़ाया, जैसे कि उसे पता हो कि वह क्या कह रहा है। शाओलिन ने शांति से तर्क दिया कि कोई व्यक्ति परीक्षा पास करता है या नहीं, यह पूरी तरह से उसकी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। निरर्थक लड़ाई में समय बर्बाद करने के बजाय उसने वोंग डेलन को आगे के मिशन के लिए अपनी ताकत बचाने की सलाह दी। गुस्से में वोंग डेलन ने अचानक शाओलिन का कॉलर पकड़ लिया और जोर से घोषणा की कि वह व्यक्तिगत रूप से उसे दिखाएगा कि असली क्षमता कैसी दिखती है। शाओलिन ने केवल उपहास किया। फिर उसने शांति से वोंग डालन से कहा कि उसे मौका नहीं मिलेगा। इससे वोंग डालन तुरंत भ्रमित हो गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके ठीक पीछे से एक भूत उस पर झपट रहा था। वोंग डालन को अचानक भूत ने सीधे चेहरे पर काट लिया। उसके गाल पर तुरंत एक लंबा निशान पड़ गया। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना भूत एक बार फिर उस पर झपट पड़ा। हालांकि इस बार वोंगडेन पूरी तरह से तैयार था और तुरंत अपनी तलवार घुमाई। भूत को बीच से काट दिया। उसने खुद से बुदबुदाया कि वह अभी अभी मर गया होता। डेलन ने फिर शाओलिन को घूर कर देखा कि वह उसे बेवकूफ बनते हुए देख रहा था। हालांकि कुछ महसूस करने के बाद वह अचानक बोलना बंद कर दिया और भूत आ गए थे। इस दृश्य ने तुरंत छात्रों को डर से चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। एक डरी हुई महिला उन्मादी होकर अपनी तलवार घुमा रही थी और भूतों को उससे दूर रहने की चेतावनी दे रही थी। इस बीच एक और आदमी भूत द्वारा उसकी छाती पर खरोंच लगने के बाद तुरंत गिर गया। उस समय शाओलिन को आखिरकार एहसास हुआ कि उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा था वह पूरी तरह से वास्तविक था। वह हवा को सूंघ सकता था, दर्द महसूस कर सकता था और यहाँ तक कि हर उस वस्तु को महसूस कर सकता था जिसे वह छूता था। दृश्यों के थोड़ा आभासी दिखने के अलावा हर दूसरी अनुभूति पूरी तरह से वास्तविक महसूस हुई। शाओलिन ने चुपचाप स्वीकार किया कि वह पहले बहुत भोला था, क्योंकि यह स्थिति वीडियो गेम खेलने जैसी बिल्कुल नहीं थी। जीरो कॉम्बैट अनुभव वाले आम लोग हथियार ले जाने पर भी बस कत्ल होने का इंतजार कर रहे थे। छात्रों में से एक ने अचानक देखा कि भूत गुफा के अंदर रहने वाले किसी पर भी हमला नहीं करना चाहते थे। उसने जल्दी से सबको तुरंत अंदर गहराई में पीछे हटने के लिए चिल्लाया। फिर वह शाओलिन के पास से सीधे भाग गया। फिलहाल गुफा का अंदर का हिस्सा अपेक्षाकृत सुरक्षित लग रहा था। हालांकि शाओलिन जानता था कि यह सुरक्षा हमेशा के लिए नहीं रहेगी। उसने गुफा सुरक्षा नामक एक सिस्टम संदेश देखा जिसमें 29 मिनट और 38 सेकंड का शेष समय दिखाया गया था। शाओलिन ने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। उसने पूरी तरह से असहाय शिकार बनकर रहने से इनकार कर दिया। उसने तुरंत अपनी खंजर को बार बार घुमाना शुरू कर दिया, जिससे बुनियादी खंजर में महारत हासिल करने के लिए +2 अनुभव अंक अर्जित हुए। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, अनुभव अंक तभी दिए जाते थे जब हमले एक उचित मानक पर मिलते थे और पर्याप्त बल के साथ निष्पादित होते थे। उसकी ताकत केवल स्तर 2 थी, जबकि उसका संविधान स्तर 3 पर था, जिससे वह छात्रों के बीच पूर्ण निचले पायदान पर था। इस वजह से वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि हर एक चाल मायने रखती है। असली लड़ाई शुरू होने से पहले वह डैगर के साथ जितना हो सके खुद को परिचित करना चाहता था, साथ ही अपने महारत अनुभव को बढ़ाना चाहता था। तभी एक और चेतावनी अचानक दिखाई दी, जिसमें कहा गया था कि गुफा की सुरक्षा समाप्त होने वाली है, जिसमें केवल 2 मिनट और 38 सेकंड बचे हैं। यह महसूस करने पर कि गुफा जल्द ही असुरक्षित हो जाएगी, छात्र तुरंत घबरा गए। किसी ने हताशा में चिल्लाकर कहा कि मिशन लगभग असंभव है। एक अन्य छात्र ने शिकायत की कि दूर के हथियार लगभग बेकार थे, क्योंकि वे मुश्किल से कुछ भी मार सकते थे, खासकर जब गोबलिन इतनी तेजी से हिलते थे। इस बीच गुयाओ युई चुपचाप दीवार से सटकर बैठी रही और अपने चारों ओर सब कुछ देखती रही। उसने आखिरकार देखा कि शियाओ लिन लगातार अपनी डैगर घुमा रहा था। इस समय तक शियाओ लिन थका हुआ दिख रहा था। गुस शियाओ युवा ने शांति से उसे बताया कि वह जो कर रहा था वह मूल रूप से व्यर्थ था। उसकी गणना के अनुसार एक हथियार महारत कौशल को स्तर 2 तक बढ़ाने में आमतौर पर लगभग 1 घंटा प्रशिक्षण लगता था।
चूंकि मिशन की एक सख्त समय सीमा थी, इसलिए इस तरह के शॉर्टकट के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। शियाओ लिन को तुरंत एहसास हुआ कि वह कितनी चतुर थी। गहराई से वह वास्तव में उसके विश्लेषण से पूरी तरह सहमत था। हालांकि विद्वान कौशल के बोनस प्रभाव के कारण शियाओ लिन की मूल डैगर महारत पहले से ही 98 में से 100 अनुभव अंक तक पहुंच चुकी थी। वह स्तर 2 तक पहुंचने से केवल 2 अंक दूर था। शियाओ लिन ने उसे याद दिलाने के लिए धन्यवाद दिया और लापरवाही से दावा किया कि वह केवल हथियार का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने पूछा कि क्या उसने इतने लंबे समय तक गोबलिनों का निरीक्षण करने के बाद कुछ भी उपयोगी सीखा था। गुस्सिया चौंक गई कि उसने उसे पूरे समय उनका अध्ययन करते हुए देखा था। शियाओ लिन ने स्थिति की तुलना गेमिंग से की और समझाया कि यह मूल रूप से मॉब को खींचने से पहले रणनीति गाइड पढ़ने जैसा था। गुइयाओ ने शांति से जवाब दिया कि वह बिल्कुल भी गेम नहीं खेलती थी। ईमानदारी से शियाओ लिन पहले से ही बता सकता था। शियाओ लिन ने तब जो अवलोकन एकत्र किए थे उन्हें साझा किया। उसके अनुसार गोबलिनों में अत्यंत कमजोर हमला और रक्षा क्षमताएं थीं, जो सबसे अधिक संभावना केवल सामान्य मानक के आसपास थीं। उसने यह भी बताया कि उनके मुख्य कमजोर बिंदु उनके सिर और दिल थे। जब तक कोई अपने डर पर काबू पा सकता है, तब तक एक गोबलिन से एक एक करके लड़ना वास्तव में बहुत मुश्किल नहीं था। उसने आगे समझाया कि मिशन स्वयं वास्तव में कठिन नहीं था। असली समस्या यह थी कि हर कोई लड़ने से बहुत डरता था। शियाओ लिन ने कहा कि जैसे ही लोग लड़ने का साहस खो देते हैं, वे जीतने का हर मौका भी खो देते हैं। गुइयाओ ने बताया कि गुफा की सुरक्षा केवल सीमित समय के लिए ही थी, जिसका अर्थ है कि अंततः उन्हें गुफा छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। शियाओ लिन सहमत हुआ और जोड़ा कि वे भागने के बारे में सोचते हुए पूरा मिशन नहीं बिता सकते। जैसे ही वे दोनों गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चलने लगे, वोंगडालेन ने तुरंत मांग की कि वे कहां जा रहे हैं। उसने फिर से गुस्सा से उसके साथ टीम बनाने का आग्रह किया। डैलेन ने आत्मविश्वास से दावा किया कि उन दोनों के आंकड़ों को मिलाकर वे निश्चित रूप से सुरक्षित क्षेत्र की ओर बढ़ सकते थे। फिर उसने शियाओ लिन को देखकर उसका मजाक उड़ाया और उसे बेकार होने के लिए ताना मारा, यह कहते हुए कि तुम्हारे जैसे कचरे को साथ ले जाने से वे सब मारे जाएंगे। गुस्सियू ने शांति से बताया कि सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचना वास्तव में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। इसके बजाय असली चुनौती और सबसे बड़ा इनाम स्पष्ट रूप से गोबलिन किंग को हराने से आया। वांगडालेन ने तर्क दिया कि गोबलिन किंग एक वैकल्पिक मिशन का हिस्सा मात्र था। इसके अलावा अब तक किसी ने भी गोबलिन किंग से संबंधित कुछ भी नहीं देखा या सुना था। उसने चिल्लाकर कहा कि वे अनिवार्य मिशन में भी जीवित नहीं रह सकते हैं। फिर भी गुइया पहले से ही किसी छिपे हुए बॉस मिशन के बारे में बात कर रही थी। शियाओ लिन ने शांति से जवाब दिया कि मिशन का अस्तित्व ही साबित करता है कि इसे पूरा करना निश्चित रूप से संभव था। उसने आगे यह भी बताया कि गॉब्लिन किंग शायद इसलिए नहीं दिखा क्योंकि किसी ने छिपी हुई शर्त पूरी नहीं की थी। उसके अनुसार यह शर्त शायद समय, जिंदा बचे छात्रों की संख्या या मारे गए गॉब्लिन की कुल संख्या से जुड़ी हो सकती थी। गुस्सिया ने जल्दी से समय आधारित होने की संभावना को खारिज कर दिया। उसने तर्क दिया कि अकादमी कभी भी जानबूझकर छात्रों को कुछ ही मिनट शेष रहते बॉस से लड़ने के लिए मजबूर नहीं करेगी। उसने जीवित बचे छात्रों की संख्या पर निर्भर होने के विचार को भी खारिज कर दिया क्योंकि बहुत कम लोग पहले से ही जिंदा बचे थे। इससे केवल एक ही निष्कर्ष निकलता था, गॉब्लिन किंग संभवतः कुछ प्रतिशत गॉब्लिनों के खत्म होने के बाद दिखाई देगा। तभी एक डरी हुई लड़की ने उन्हें रोका। उसने घबराकर पूछा कि क्या वे गॉब्लिन किंग से लड़ने की कोशिश करने के बजाय अनिवार्य मिशन को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उसके अनुसार बाहर गॉब्लिन पहले से ही काफी डरावने थे और किसी को भी यह नहीं पता था कि गॉब्लिन किंग वास्तव में कितना शक्तिशाली था। शोलिन ने समझाया कि प्रवेश परीक्षा में असफल होने पर कोई दंड नहीं था, जबकि सफल होने पर भारी इनाम मिल सकता था। यदि वे अभी भागने का विकल्प चुनते तो वे मूल रूप से एक बड़े अवसर को मुफ्त में फेंक देते। उसने हर किसी से पूछा कि क्या अकादमी में आधिकारिक तौर पर प्रवेश करने के बाद लगभग शून्य जोखिम के साथ क्रेडिट अर्जित करने के अवसर अक्सर दिखाई देंगे। चूंकि उनके पास पहले से ही और अधिक क्रेडिट अर्जित करने और अंक का आदान प्रदान करने का अवसर था, शोलिन का मानना था कि उन्हें अपना सब कुछ झोंक देना चाहिए और जब तक वे कर सकें तब तक जोखिम उठाना चाहिए। आसपास के छात्र धीरे धीरे उसकी बातों से सहमत होने लगे। चूंकि उनके पास खोने के लिए बहुत कम था, उनमें से कई को जुआ खेलना वास्तव में सार्थक लगने लगा।
एक अन्य छात्र ने सभी को याद दिलाया कि उनके पास अब बहुत अधिक विकल्प नहीं बचे थे, क्योंकि गुफा स्वयं जल्द ही असुरक्षित होने वाली थी। वांग डैलन ने झुंझलाहट में अपनी जीभ बजाई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि लोग वास्तव में शोलिन जैसे कमजोर व्यक्ति की सुन रहे थे। डैलिन ने जोर से घोषणा की कि उसके अपने कुल आंकड़े स्पष्ट रूप से बेहतर थे, जो कुल 32 अंक तक पहुंच रहे थे। गुसिया ने शांति से जवाब दिया कि 32 अंक औसत मानक से थोड़े ही ऊपर थे। वांग डैलन ने तुरंत पूछा कि उसके अपने आंकड़े कितने ऊंचे थे। फिर गुशियाओ युवा ने लापरवाही से जवाब दिया कि उसका कुल आंकड़ा मूल्य 46 अंक था। फिर उसने वांगडेन से शांति से चुप रहने को कहा। सबके अपनी ओर देखने पर वांगडेन तुरंत शर्मिंदा हो गया। इस बीच शियाओलिन यह जानकर पूरी तरह से चौंक गया कि गुयाओ के पास 46 कुल अंक थे। यह उसके अपने आंकड़ों से 5 गुना से भी ज्यादा था। गुसुई ने फिर बाकी छात्रों की ओर रुख किया और उन सभी को पुकारा जो मूल्यांकन पास करना और अतिरिक्त पुरस्कार अर्जित करना चाहते थे। उसने आदेश दिया कि उस क्षण से सभी उसके निर्देशों का पालन करें। उसके अनुसार केवल एक साथ मिलकर ही वे सभी मिशनों को कुशलतापूर्वक पूरा कर सकते थे। उसने स्वीकार किया कि वांगडेलन के आंकड़े गॉब्लिनों के एग्रो को आकर्षित करने के लिए जिम्मेदार फ्रंटलाइन फाइटर के रूप में कार्य करने के लिए पर्याप्त थे। वांगडेन तुरंत भूमिका सौंपे जाने के बाद सहमत हो गया। उसके बाद गुस, एक्स, याओ, युवा ने सभी को जिनके पास रेंज वाले हथियार थे उन्हें बैकलाइन में रहने और समर्थन हमले प्रदान करने का आदेश दिया। उसने छात्रों को 3 के सरल समूहों में एक दूसरे को ठीक से कवर करने, गॉब्लिन किल मिशन को पूरा करने और यथासंभव अधिक से अधिक गॉब्लिनों को खत्म करने का निर्देश दिया। फिर गुइया रुक गई, क्योंकि वह सोचने लगी कि शियाओलिन की क्या भूमिका होनी चाहिए। शियाओलिन ने मैदान में घूमकर भारी रूप से घायल गॉब्लिनों को खत्म करने की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की। चूंकि उसके अपने आंकड़े बहुत कम थे, वह समझ गया कि यदि वह मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करना चाहता है तो उसे सीधे मुकाबले से यथासंभव बचना होगा। इस बार छात्र पहले से कहीं अधिक दृढ़ संकल्प के साथ गुफा से बाहर निकले। वांगडेलन तुरंत आगे बढ़ा और गॉब्लिनों पर बेतहाशा अपनी तलवारें लहराईं। इस बीच धनुर्धर जल्दी से स्थिति में आ गए, लेकिन उनके ज्यादातर तीर निशाने से चूक गए। एक गोब्लिन अचानक एक डरी हुई महिला की ओर लपका, पर शाओलिन तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। फिर उसने बड़ी सफाई से गोब्लिन को एक सटीक वार से मार डाला। महिला ने बाद में उसे जल्दी से धन्यवाद दिया। शाओलिन को अंदर से पता था कि उसे इसी तरह की भूमिका निभानी है। वह सीधे मुकाबले में फंस नहीं सकता था। इसके बजाय उसे अपनी ताकत बचानी थी और मौका देखकर सटीक वार करना था। जैसे ही जियाओलिन ने एक और गोब्लिन को मारा, सिस्टम ने तुरंत घोषणा की कि उसने 2 गोब्लिन मार दिए हैं। कुछ देर बाद एक और सूचना आई कि उसने 3 गोब्लिनों को हराया है। उसके तुरंत बाद चौथा गोब्लिन भी मारा गया। पास के एक छात्र ने आखिरकार देखा कि शाओलिन हमेशा ठीक उसी समय हमला करता था जब राक्षस सबसे कमजोर होते थे। वहीं वोंग डलान ने बस यही सोचा कि शाओलिन हर बार बेशर्मी से अंतिम वार कर रहा है, लेकिन गूस जियाओई समझ गई कि यह सिर्फ किस्मत नहीं थी। उसने देखा कि जियाओलिन लगातार गोब्लिनों की नजर से बच रहा था और हमला करने से पहले उनकी चालों का सटीक अनुमान लगा रहा था। जियाओलिन ने फिर बेसिक डैगर मास्टरी में 6 अनुभव अंक कमाए। कुछ देर बाद उसका मास्टरी स्किल आधिकारिक तौर पर लेवल 2 पर पहुंच गया। शाओलिन को बहुत सौभाग्य महसूस हुआ कि उसने पहले एक पूरी तरह से इमर्सिव वीआर गेमिंग सेटअप खरीदा था और 2 महीने तक लगातार आक्रामक गेम खेले थे। उस अनुभव के बिना वह इतने सटीक अंतिम वार नहीं कर पाता। सिस्टम ने फिर घोषणा की कि डेटाबेस स्कैन पूरा हो गया है और पुष्टि की कि जियाओलिन आधिकारिक तौर पर स्किल लेवल 2 तक पहुंचने वाला पहला फ्रेशमैन छात्र था। अकादमी की फ्रेशमैन रिवॉर्ड पॉलिसी के अनुसार उसे अब उसकी वर्तमान क्षमताओं के अनुरूप एक मुफ्त स्किल मिलेगी। नतीजतन उसने हेवी स्लैश लेवल 1 को अनलॉक किया। सीखने की आवश्यकता में कहा गया था कि उपयोगकर्ता को कम से कम 1 अंक स्ट्रेंथ में चाहिए। हथियार की आवश्यकता में किसी भी हाथापाई वाले हथियार का उल्लेख था। स्किल विवरण के अनुसार हेवी स्लैश थोड़ी देर ताकत इकट्ठा करने के बाद एक शक्तिशाली हमला करता था, जिसकी हमला शक्ति सीधे उपयोगकर्ता की वर्तमान स्ट्रेंथ स्टेट पर निर्भर करती थी। हालांकि एक चेतावनी में यह भी बताया गया था कि स्किल को बार बार इस्तेमाल करने से स्टैमिना तेजी से खत्म हो जाएगा।
इस वजह से अनुशंसित उपयोग अंतराल कास्ट के बीच कम से कम 1 मिनट था। लेवल अप करने और एक नया स्किल अनलॉक करने के बाद शाओलिन को वाकई खुशी हुई। इस बिंदु पर उसे वैकल्पिक मिशन 1 को पूरा करने के लिए बस एक और गोबलिन को मारना था। जैसे उसके विचारों का जवाब देते हुए एक घायल गोबलिन अचानक उसके बगल में गिर पड़ा। यह अंतिम गोबलिन था जिसकी उसे तलाश थी। जियावेन ने तुरंत उसका दिल चीर दिया और वैकल्पिक मिशन 1 को आधिकारिक तौर पर पूरा किया। उसने आखिरकार राहत की सांस ली। अचानक आसपास के सभी गोबलिन गायब होने लगे। वांग डेलिन ने तुरंत पूछा कि क्या हो रहा है। फिर सभी ने अचानक एक सिस्टम घोषणा सुनी जिसमें कहा गया कि गोबलिन की आबादी 1-3 कम हो गई है। छिपी हुई शर्तें पूरी हो गई थीं और बॉस की लड़ाई शुरू होने वाली थी। गोबलिन राजा आखिरकार प्रकट हुआ। वह प्राणी विशाल और भयानक लग रहा था, खासकर उसके 2 बड़े नुकीले सींगों और दांतेदार दांतों की पंक्तियों के साथ। गोबलिन राजा ने अचानक गहरी सांस ली। फिर उसने एक कान फोड़ू दहाड़ छोड़ी। भयानक ध्वनि तरंगों ने तुरंत छात्रों पर हमला कर दिया, जिससे ऐसा लगा जैसे उनके कान के पर्दे फटने वाले हों। उस क्षण सभी को आखिरकार गोबलिन राजा की असली शक्ति समझ आई। यह वह डंगोन बॉस था जिसका उन्हें सामना करना था। शाओलिन ने जल्दी से देखा कि आसपास के सभी साधारण गोबलिन गायब हो गए थे। छात्र यह देखकर भयभीत हो गए कि राक्षस का हेल्थ बार उनकी अपनी उम्र से भी लंबा दिख रहा था। डरे हुए एक छात्र ने हताशा में पूछा कि वे इससे कैसे लड़ेंगे। डर के मारे छात्र ने तुरंत चिल्लाकर कहा कि वह छोड़ रहा है और बाकी सब खुद राक्षस से निपट लें। शाओलिन ने तुरंत उसे लापरवाही से इधर उधर भागने से मना किया। उसी पल शाओलिन को अचानक गोबलिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण महसूस हुआ। उनकी दृष्टि वास्तव में बहुत संकीर्ण थी। हालांकि उनकी सूंघने और सुनने की शक्ति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। वह तुरंत समझ गया कि भागते हुए छात्र की हरकतों से गोबलिन राजा का ध्यान पूरी तरह से आकर्षित हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो उसके लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।